Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss peripheral nervous system. आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है जी. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता क्या है? सबसे पहले हमने बात की थी हमारे जो नर्वस सिस्टम इसकी टू टाइप्स होती हैं. ठीक है जी. एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं. और सेकंड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें तमाम की तमाम नर्व्स आ जाती हैं और गैंग्लिया आ जाते हैं. ठीक है जी. सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया. इसकी कंपोजिशन में दो चीज़ें आती हैं. द फर्स्ट वन इज नर्व एंड सेकंड वन इज गैंग्लिया. नर्व्स एंड सेकंड वन इज गैंग्लिया. अब गैंग्लिया क्या है? These are the cluster of neuron cell bodies outside the central nervous system. ठीक है जी. ये होता क्या है? ये क्लस्टर होता है of neuron cell bodies outside central nervous system. Clear? The peripheral nervous system is composed of nerves and ganglia. And nerves are, as you know, they generate the nerve impulse, they carry the message along the central nervous system. ठीक है जी. और गैंग्लिया क्या होते हैं? These are the cluster of neuron cell bodies. ये गुच्छा होता है न्यूरॉन सेल बॉडीज का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर की तरफ होता है. ठीक है. अब आ जाते हैं नर्व्स किस तरह की होती हैं. वो तमाम नर्व जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती हैं उनको हम स्पाइनल या क्रेनियल नर्व्स कहते हैं. All those nerves that carries the message to the brain are from the brain are called cranial nerves. वो तमाम नर्व जो हमारे ब्रेन की तरफ जाती हैं या ब्रेन से वापस आती हैं उन्हें हम cranial nerves कहते हैं. And all those nerves which carries the message to the spinal cord are away from the spinal cord are called spinal nerves. As you know, there are 12 pair of cranial nerves that arise from the brain and 31 pair of spinal nerves that arise from the spinal cord. ठीक है जी. ये बात इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है. स्पाइनल नर्व्स के कितने पेयर होते हैं? 31 पेयर हैं. 31 नर्व्स नहीं हैं. 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड 12 पेयर ऑफ cranial nerves. They arise from the spinal cord and they arise from the brain. अब बात करते हैं क्रेनियल नर्व्स कैसी होती हैं और स्पाइनल नर्व्स कहती हैं. जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं उसमें मोटर न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं, उसमें सेंसरी न्यूरॉन भी हो सकते हैं और उसमें मिक्स्ड न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं. while on the other hand all the spinal nerves are having mixed neuron. इनके पास जितने भी, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आपको याद होगा जब हमने स्पाइनल कॉर्ड का जो टॉपिक था उसको डिस्कस किया था तो हमने ये पढ़ा था all the spinal nerves are mixed nerve because they carries the axons of both sensory neuron and motor neuron. ठीक है जी. क्योंकि उनके पास सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों के एक्सन होते हैं इसलिए हम उन्हें कौन सी कहते हैं? मिक्स्ड नर्व्स. ठीक है जी. ये मिक्स्ड नर्व्स होती हैं जबकि जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये सेंसरी भी हो सकती हैं, मोटर भी हो सकती हैं एंड मिक्स्ड भी हो सकती हैं. क्लियर? नाउ कम टू द पाथवेज. ठीक है जी. ये जो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये टू पाथवेज को फॉलो करती हैं जैसा कि आपको इस जो है वो पेडिग्री में नज़र आ रहा होगा. आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होती हैं दो पाथवे बनाती हैं. वन इज सेंसरी पाथवे एंड द अदर वन इज मोटर पाथवे. टू पाथवेज, दे मेक टू पाथवेज. द फर्स्ट वन इज सेंसरी एंड द सेकेंड वन इज मोटर पाथवे. सेंसरी पाथवे क्या होता है? वो तमाम नर्व इम्पल्स जो आपके मसल से या आपकी बॉडी से मैसेज जो है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाती हैं. और मोटर पाथवे में क्या होता है? दे कैरीज द मैसेज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द बॉडी. ये उसका ऑपोजिट है. ठीक है जी. ये यहाँ से मोटर पाथवे में क्योंकि हमने पढ़ा था मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? ब्रेन से मैसेज लेके जाते हैं पूरी बॉडी की तरफ ताकि रिस्पॉन्स हो सके. अब जो मोटर पाथवे हैं दे फर्दर कंपोज्ड ऑफ टू सिस्टम्स दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. अब जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनका बेसिक डिफरेंस क्या है? जब हमारे ब्रेन से मैसेज जाता है हमारी बॉडी में
तो दो तरह के जो है नर्वस सिस्टम होते हैं, दो तरह के सिस्टम्स बनते हैं। एक वो होते हैं जो वो वाले एक्शंस होते हैं, वो वाले रिस्पॉन्सेज होते हैं जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं। मोटर पाथवे जो है वो रिस्पॉन्स ही क्रिएट करी है ना, तो दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, एक जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं और एक वो होते हैं जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। तो मोटर पाथवे जब बॉडी के उन पार्ट्स तक मैसेज लेके जाती है जो हमारे कॉन्शियस एक्शन को कंट्रोल करता है, तो हम उसे कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, इन सोमैटिक नर्वस सिस्टम इट कंट्रोल द कॉन्शियस एक्शंस और वॉलंटरी एक्शंस। अब इसमें कौन से वो वाले बॉडी के पार्ट्स हैं जो हमारे जो है कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं। यहाँ से मोटर पाथवे जब आपके ब्रेन से जो मैसेज है आपके स्केलेटल मसल्स तक लेके जाए, जब हम मोटर जो न्यूरॉन है वो आपके ब्रेन से मैसेज आपके स्केलेटल मसल, आपके बॉडी के मसल जो है, जो स्केलेटन के ऊपर आपके मसल्स हैं उन तक मैसेज जाता है, जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं आपकी मर्जी से, तो वो बनाते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ से जो मैसेज है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ जाता है, स्केलेटल मसल में। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जब हमारा जो ब्रेन है वो ऐसे रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करता है जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते या जिनको हम इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं, तो क्या होता है हमारा ब्रेन उन बॉडी पार्ट्स तक मैसेज सेंड करता है जो हमारी जो है कॉन्शियस जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हमारा हार्ट रेट, जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज सेंड करे टू कार्डियक मसल, to smooth muscles or to the glands, they generate an action which is not under conscious control। ठीक है जी, जैसे हमारे जब हम भाग रहे होते हैं तो मैसेज आता है हमारे हार्ट को, हमारा हार्ट रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है, या जब हमें डर लगता है, ठीक है जी, तो क्या होता है हमारा हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है। हमारी मर्जी से हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है, ना ही आप ये चाहते हो कि आपका हार्ट रेट बढ़ जाए या आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाए, तो क्या होता है ये आपका इनवॉलंटरी एक्शन होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं होता। सो इट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में ब्रेन से मैसेज कहाँ जाता है, फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू कार्डियक मसल्स, जो दिल वाले मसल्स होते हैं उनको हम कार्डियक मसल कहते हैं, टू स्मूथ मसल्स, जो हमारे ऑर्गन्स के अंदर मसल्स होते हैं, जैसे हमारे स्टमक के अंदर के मसल्स होते हैं, ठीक है जी, उनको हम कहते हैं स्मूथ मसल्स, एंड ग्लैंड्स। ग्लैंड्स भी ज़रूरत के तहत जो है वो अपने हार्मोन्स रिलीज करते हैं, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। तो जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कार्डियक मसल को मैसेज सेंड करता है, स्मूथ मसल को मैसेज सेंड करता है, या फिर ग्लैंड्स को मैसेज सेंड करता है, तो क्या होता है ऐसा एक्शन प्रोड्यूस होता है जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता। सो आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, ठीक है जी। या फिर कौन से एक्शन होते हैं, ये इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। सो अब ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम्स दैट आर कॉल्ड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो वर्क करता है इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है जी। मतलब ऐसा कब होता है, इमरजेंसी सिचुएशन कब होती है, मोस्टली ड्यूरिंग फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है जी, जब आपकी फ़ाइट हो जाती है या फिर आपको अचानक से फ्लाइट करना पड़े, जैसे बर्ड जो होते हैं उनमें ऐसा हो सकता है। फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन होती है जिसको हम इमरजेंसी सिचुएशन, या तो लड़ो या मरो, ठीक है जी, जिसको हम ये भी कह सकते हैं। जब अचानक से इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है जी, अचानक से कोई चलते हुए आपके सामने चीज़ आ जाए, कोई हादसा होने लगे, तो क्या होता है, ये जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है, ठीक है जी। ये क्या करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपके आंखों के जो प्यूपिल्स हैं उनको डायलेट कर देगा, आंखें बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं, प्यूपिल्स डायलेट कर जाते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है। सेकेंडली क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है जी, इंक्रीजेज। उसके अलावा क्या होता है, ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज कर जाता है। जैसे मैं एक और इसकी अच्छी एग्जांपल आपको देती हूँ, अचानक रोड पे जाते हुए आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए तो क्या होता है, आप अचानक से भागना शुरू हो जाते हो, ठीक है जी, ये भी आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है लेकिन आप भाग रहे हो, आपकी आंखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं खौफ से, ठीक है, आपकी हार्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है और आपकी जो डाइजेशन है ना वो रुक जाती है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस
एंड फोर्थ डाइजेशन जो होती है इनहिबिट डाइजेशन, डाइजेशन रुक जाती है। ये कब होता है? जब आप बहुत जो है वो खौफ की सिचुएशन में हो, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में हो। तो कौन वर्क करता है इमरजेंसी सिचुएशन को, कौन हैंडल करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हैंडल ऑल द इमरजेंसी सिचुएशन। इस इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं? फर्स्ट वन, हमारे आंखों के जो प्यूपिल हैं वो डायलेट कर जाते हैं, फैल जाते हैं, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, हमारी डाइजेशन रुक जाती है। अब सेकंड जो है, जब ये सारी फियर जो अब आपके पीछे से आपको भागते भागते अचानक आप रुको और आप देखो आपके पीछे वो कुत्ता नहीं आ रहा, तो क्या होता है? आप थोड़े नॉर्मल हो जाते हो, ठीक है जी। अब आपकी बॉडी को नॉर्मल कौन करता है? वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है जी। ये क्या करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये वर्क करता है टू नॉर्मलाइज द इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। ये क्या करता है? नॉर्मलाइज करता है, नॉर्मलाइज इमरजेंसी सिचुएशन। इसमें ये क्या करता है? इसके रिस्पॉन्सेज कैसे होते हैं? ये प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट, हमारी आंखों के जो प्यूपिल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। सेकंड जो है, हमारा हार्ट रेट कम हो जाता है या नॉर्मल हो जाता है, ठीक है जी, इसको हम कहेंगे नॉर्मल हो जाता है। हमारा ब्रीदिंग रेट नॉर्मल हो जाता है। और फोर्थ क्या होता है? इंक्रीजेज डाइजेशन, और हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है ना वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है और बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो पैरासिम्पैथेटिक जो है ये पूरा का पूरा इस सिस्टम को, जब इसने जो सिचुएशन क्रिएट की थी, इसको नॉर्मलाइज कर देता है, ठीक है। ये इस तरह से वर्क करता है। सो ये इसका मैंने जो एक चार्ट सा बनाया हुआ है, इसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ये आप चार्ट को अगेन हम इसको समराइज कर दें इस चार्ट की फॉर्म में। इसमें हमने क्या किया था? हमने दो डिवीजन्स बनाई अपने नर्वस सिस्टम की। हमारा नर्वस सिस्टम जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी जो नर्व्स और गैंग्लिया आते हैं, और जो इफेक्टर्स हैं वो हमारे कार्डियक मसल्स भी हो सकते हैं, कार्डियक मसल हो सकते हैं, स्मूथ मसल्स हो सकते हैं, या फिर ग्लैंड्स हो सकते हैं, ठीक है जी। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में ये सारे इफेक्टर्स हैं, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में स्केलेटल मसल इफेक्टर हैं। अब जब हमारे कार्डियक मसल इफेक्टर है वहाँ तक मैसेज जा रहा है, स्मूथ मसल तक जा रहा है, ग्लैंड, तो ये सारे के सारे हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है जी। इनके जो एक्शंस होते हैं, इनके रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो दो तरह के, इनको हम दो तरह के डिवीजन में डिवाइड करते हैं। वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द अदर वन इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, जब मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपके पीछे अचानक या आपको कोई स्केरी चीज़ नज़र आ जाए, आपको अचानक से कुछ बुरा नज़र आ जाए, तो क्या होता है? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है। वो क्या करता है? आपकी आंखों के जो प्यूपिल है वो डायलेट कर जाते हैं, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, आपकी डाइजेशन रुक जाती है। तो जब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होती है, जब वो चीज़ खौफ वाली हट जाती है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। वो सारी सिचुएशन को नॉर्मलाइज कर देता है, आपकी प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा, आपकी ब्रीदिंग को नॉर्मल कर देगा, और आपकी डाइजेशन के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आई होप ये सारा आपने अंडरस्टैंड किया होगा। सो बच्चों, आज हमने पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अच्छे तरीके से जो है वो डिस्कस किया है। आई होप आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग कीजिए, इसको बार बार रिवाइज कीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से बहुत से आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं, इसका ये सारा चार्ट आपसे पूछा जा सकता है, या फिर इसकी जो है लेबलिंग भी आ सकती है। सो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, मेमोराइज करना है। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।